Hello everyone, how are you all? I hope you people are doing good. We'll start with a fresh chapter, return of income. क्या है ये रिटर्न ऑफ इनकम? रिटर्न ऑफ इनकम एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आपके साल भर की इनकम जो आपने कमाई है उसकी कंप्यूटेशन होती है और ये आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करते हो, उन्हें बताते हो कि आपने कितनी इनकम कमाई है, उसकी टैक्स की कैलकुलेशन होती है और आपने जो टैक्स की पेमेंट की है उसकी भी डिटेल होती है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है रिटर्न ऑफ इनकम में? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि किसे रिटर्न फाइल करनी है। हु ऑल आर द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। क्या सभी को रिटर्न फाइल करनी होती है? हिंदुस्तान में 130 करोड़ की जनसंख्या है, आज की तारीख में तो 135 करोड़ कहेंगे इनफैक्ट, ठीक है। 135 करोड़ की जनसंख्या को सबको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है क्या? नहीं। किनको रिटर्न फाइल करनी है? नंबर 2, कब तक रिटर्न फाइल करनी है? व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम? दैट विल गेट टू नो इन दिस चैप्टर। फिर उसके बाद द फॉर्म इन विच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड। रिटर्न ऑफ इनकम के कई सारे फॉर्म हैं और अलग अलग इनकम पे अलग अलग फॉर्म भरना होता है। ये जो रिटर्न के कई सारे फॉर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपकी सिर्फ सैलरी की, इंटरेस्ट की इनकम है तो आपको कोई और ही फॉर्म भरना है रिटर्न का, लेकिन जिसके पास बिजनेस की इनकम है उसका रिटर्न फॉर्म कोई और है, कोई और नंबर का फॉर्म उसे भरना है अपनी इनकम बताने के लिए, अपने टैक्सेस को बताने के लिए। इनफैक्ट है भी ऐसा, जो बिजनेस की इनकम जनरेट करते हैं उन एसएससी से थोड़ा सा ज्यादा डिटेल लिया जाता है एज कंपेयर टू वो लोग जिनके पास सिर्फ सैलरी वगैरह की इनकम है, राइट। तो ये भी एक ऑप्शन बनता है, या ऐसे कह लीजिए कि ये भी एक रीजन बनता है जिसकी वजह से अलग अलग डिफरेंट तरीके के फॉर्म्स क्रिएट किए गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे एडवांस टैक्सेस को। एडवांस टैक्सेस किसे पे करना है, कितना पे करना है और कब तक पे करना है। क्या क्या जानेंगे? एडवांस टैक्स किसे पे करना है, कितना पे करना है और कब तक पे करना है। एडवांस टैक्स होता क्या है? जिस प्रीवियस ईयर में आप इनकम जनरेट कर रहे हो, एडवांस बेसिस में उसी प्रीवियस ईयर में आप टैक्सेस भी देने लग जाते हो। तो जिसके भी टैक्स लायबिलिटी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा आती है, ठीक है, अगर एक्सपेक्टेशन है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड जैसा कि दिया गया है उससे ज्यादा है, तो आप एडवांस बेसिस पे टैक्सेस देने लग जाइए। असेसमेंट ईयर स्टार्ट होने का इंतजार ना कीजिए, राइट। तो ये हमारी कवरेज है इस पूरे चैप्टर की, रिटर्न ऑफ इनकम। तो चलिए सबसे पहला सेक्शन जो है वो देखने जा रहे हैं हम लोग, सेक्शन 139(1). और सेक्शन 139(1) में दो चीजें बताई गई हैं। क्या क्या दो चीजें बताई गई हैं याद रखिएगा। नंबर 1, हु ऑल आर द पर्सन रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। किनको जरूरी है रिटर्न ऑफ इनकम भरना ही पड़ेगा। और नंबर 2, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम कब तक जमा हो जाना चाहिए। सेक्शन क्या है? सेक्शन 139(1). और इस चैप्टर में जितने भी सेक्शन है वो सारे सेक्शंस आपको रट लेने हैं, याद करने हैं। शुरू करते हैं। स्टैट्यूटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन 139(1). स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी का मतलब होता है मैंडेटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है एज पर स्टैट्यूट, लॉ कहता है कि ये करना पड़ेगा। किनके लिए रिटर्न भरना जरूरी है? फॉर फर्म एंड कंपनी दिस इज मैंडेटरी। फर्म को और कंपनी को तो हर हाल में रिटर्न जमा करना है। बताइए, एक पार्टनरशिप फर्म है, 5 लाख रुपए का घाटा है, उसकी कोई इनकम नहीं है, घाटा हो रहा है उसको, क्या उसे भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी? सरकार को बताना पड़ेगा 5 लाख का घाटा हुआ है। हाँ, जरूरी है उनके लिए, फर्म और कंपनी के लिए मैंडेटरी है। बाकी लोगों को कब रिटर्न फाइल करनी है आइए देख लेते हैं। फॉर अदर, जैसे हम आप क्या है, इंडिविजुअल, हमें कब रिटर्न फाइल करनी है? इफ टैक्सेबल इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, if taxable income before deduction under chapter 6A and capital gain exemption under section 54 और 54 के भाई बहन, कैपिटल गेन में सेक्शन 54 और 54 के भाई बहन वाले बड़े सारे एग्जेम्पशंस थे। कहता है उसे और चैप्टर 6A का डिडक्शन
इन दोनों को घटाने के पहले जो आपकी इनकम आ रही है वो अगर ज्यादा है, इज ग्रेटर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, अगर वो ज्यादा है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स? What is the maximum amount not chargeable to tax? The maximum amount not chargeable to tax is 2.5 लाख। अगर हम ओल्ड स्लैब के हिसाब से बात करें तो सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख एंड सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अगर ये इससे ज्यादा है तो आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। मैं समझाता हूं इसे एग्जांपल से। मान लीजिए आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो आ रही है वो 3 लाख रुपए है, ठीक है। चैप्टर 6A का डिडक्शन कितना है? 1 लाख रुपए है, ठीक है। और कैपिटल गेन एग्जेम्पशन आपकी नील है। कैपिटल गेन में कोई एग्जेम्पशन ही नहीं है। कैपिटल गेन जो एग्जेम्पशन है ना, सेक्शन 54 और 54 वाले भाई बहन वाला, वो एग्जेम्पशन आपकी कोई है ही नहीं। तो एक फिर से हम चेक करते हैं क्या चीज बोलता था हमें। कहता था कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है बिफोर चैप्टर 6 से डिडक्शन, पता है चैप्टर 6 से डिडक्शन के पहले वाली टैक्सेबल इनकम क्या होती है? ग्रॉस टोटल इनकम। एक्चुअली यही तो होता है। देखिए, ग्रॉस टोटल इनकम से अगर आप डिडक्शन घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल इनकम। अगर मैं आपसे ये कहूं टैक्सेबल इनकम बिफोर डिडक्शन, व्हाट डज इट मीन? टैक्सेबल इनकम बिफोर डिडक्शन का मतलब होता है जीटीआई, लेकिन कहता है बिफोर कैपिटल गेन एग्जेम्पशन ऑल्सो। दैट मीन्स इफ देयर इज एन कैपिटल गेन एग्जेम्पशन यू नीड टू एड इट टू जीटीआई, यू नीड टू एड इट टू जीटीआई। और अगर ये अमाउंट ग्रेटर देन 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख in respect of normal citizens, senior citizen and super senior citizen respectively, अगर ज्यादा है तो ऐसे केस में क्या होगा? you will have to file your return of income। इस बात को मैं फिर से लिख दूं, देखिए जीटीआई प्लस सेक्शन 54 कॉमा डैश 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 एग्जेम्पशन, 54 और 54 के भाई बहन वाली एग्जेम्पशन मिला के अगर ग्रेटर है 2.5 लाख ऑब्लिक 3 लाख ऑब्लिक 5 लाख, तो ऐसे केस में यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। अगर मान लीजिए एक सेक्शन 54 वाले एग्जेम्पशन है ही नहीं, तो आपको ये चीज किस पे चेक करना होगा? जीटीआई। जीटीआई अगर 2.5 लाख, 3 लाख ऑब्लिक 5 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न जमा करनी है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी टीआई 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा होती है तो आपको क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि 5 लाख तक टैक्स नहीं होता, ठीक है ना। आपकी टीआई अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा है तब जाके कहीं टैक्स देना है, लेकिन अगर जीटीआई 2.5 लाख, 3 लाख ऑब्लिक 5 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न तो जमा करनी पड़ेगी। तो क्या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिटर्न जमा कर रहे हैं लेकिन टैक्सेस जमा नहीं कर रहे हैं? हाँ, होता है, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूं, आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप मुझे बताएंगे कि वेदर द पर्सन नीड टू फाइल आरओआई और नॉट, वेदर द पर्सन नीड टू पे टैक्सेस और नॉट। आप क्या क्या बताएंगे हमें? आरओआई फाइल करना है कि नहीं, टैक्सेस पे करना है कि नहीं। ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख, नहीं, एक काम करते हैं कॉलमनर फॉर्म में एग्जांपल को देते हैं। क्या क्या मुझे एग्जांपल्स में बताने होंगे आपको, पहले ये चेक कर ले, मैं भी चेक कर लूं। एक तो मुझे बताना होगा एज कितना है पर्सन का, ठीक है, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम बतानी होगी आपको, 6A का डिडक्शन बताना होगा, 6A का डिडक्शन। फिर मुझे आपको बताना होगा, और क्या बताना होगा, सेक्शन 54 के भाई बहन वाला एग्जेम्पशन, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे आरओआई फाइल करना है कि नहीं,
टैक्स पे करना है कि नहीं। ठीक है, दो चीज आप बताइएगा। एज मान लीजिए 30 साल की है, जीटीआई 4 लाख रुपया है, चैप्टर 6A का डिडक्शन 1.5 लाख रुपया है, सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन नहीं है, आरओआई फाइल करनी है। हाँ, 2.5 लाख रुपए, 30 साल का बंदा है, यानी कि इसकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स के केस में 2.5 लाख रुपया है। तो क्या जीटीआई प्लस 54 का एग्जेम्पशन 2.5 लाख से ज्यादा है? हाँ, देखिए जीटीआई कितनी है, 4 लाख रुपया है। और जीटीआई क्या होता है, देखिए यहां पे लैंग्वेज लिखा हुआ था ना, टैक्सेबल इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अरे बेसिकली टैक्सेबल इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का मतलब क्या होता है, जीटीआई ही होता है, राइट। और जीटीआई में भी आपको वापस से एड बैक करना पड़ेगा, क्या? क्योंकि जीटीआई निकालते समय सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन तो घटा ही चुके हो ना, क्योंकि वो तो कैपिटल गेन निकालते समय घट गई थी। तो जीटीआई में ऑलरेडी वो घटा हुआ है जितना भी एग्जेम्पशन था 54 वाला, तो वो एड बैक करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, लेकिन फिर भी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आरओआई फाइल करनी है। यस, आरओआई फाइल करनी है। क्या टैक्स पे करना है? नहीं। टीआई इसकी कितनी आएगी? 4 लाख में से भी 1.5 लाख रुपया घटा दीजिए, कितनी आएगी? 2.5 लाख रुपया। टैक्स पे नहीं करना है। चलिए बताइएगा, 62 साल का बंदा है, ठीक है, 2 लाख रुपया जीटीआई है, ठीक है, चैप्टर 6A का डिडक्शन कुछ नहीं है, 54 की एग्जेम्पशन जो है वो 80,000 रुपये है। जल्दी बताइए, आरओआई फाइल करनी है क्या? जीटीआई प्लस सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन मिला के होता है 2,80,000 रुपया, ठीक है। और ये 62 साल का है, यानी कि इसके लिए जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है वो 2.5 लाख नहीं है, यहां पे 3 लाख रुपया है, ठीक है। आपके मन में ये भी बात आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स न्यू स्लैब के हिसाब से तो 2.5 लाख तीनों का ही है, तो क्या हम न्यू स्लैब के हिसाब से नहीं देखेंगे? बेटा ध्यान दो, जिसको जहां फायदा होगा वो तो वही देखेगा ना। अब इसको रिटर्न नहीं फाइल करनी है तो ये तो ओल्ड स्लैब के हिसाब से ही देखेगा। दोनों स्लैब ऑप्शनल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ये वाला क्लॉज लगा रहे हैं ना कि वेदर द रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड और नॉट, तब ओल्ड स्लैब के हिसाब से लगाइए, क्योंकि वहां ज्यादा फायदा है, राइट। 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख मिलता है। न्यू स्लैब में तो सभी के लिए 2.5 लाख है, तो क्यों सब कोई 2.5 लाख रुपए देखेगा? वो तो कहेगा ओल्ड स्लैब के हिसाब से देख रहे हैं, और दोनों ही मिलता है, ठीक है। तो अगर किसी के मन में ऐसा विचार आ रहा था तो वो तुरंत हटा दे। यहां पे 3 लाख रुपए की लिमिट है, 3 लाख रुपए से ऊपर होगा तो ही रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता है, तो यहां रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। आरओआई हैज नॉट टू बी फाइल, तो टैक्स तो लगेगा ही नहीं। जरा सा बताइए, अगर यही 62 साल का बंदा है, 2 लाख रुपए जीटीआई है, डिडक्शन कुछ नहीं है, लेकिन सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन 1 लाख रुपया है, अब 3 लाख रुपया हो गया जीटीआई प्लस 54 वाली एग्जेम्पशन मिला के। क्या रिटर्न फाइल करना है? आज भी रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा होना चाहिए। कितना हुआ है? 3 लाख रुपए हुआ है, रिटर्न फाइल नहीं करनी है। क्या टैक्स लगेगा? टैक्स तो सवाल ही नहीं उठता, जब रिटर्न ही नहीं है तो टैक्स कहां से आ जाएगा, ठीक है। बताइए, 85 साल का बंदा है, ठीक है, 4 लाख रुपए की जीटीआई है, चैप्टर 6A का डिडक्शन भी इसका 1 लाख रुपए का है, और सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन इसकी 60,000 रुपए की है। तो बिफोर डिडक्शन और बिफोर सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन 5 लाख से ज्यादा होगा तो रिटर्न फाइल करनी है। तो बिफोर चैप्टर 6 का डिडक्शन तो जीटीआई पकड़ लो सीधे 4 लाख रुपया, और 54 का एग्जेम्पशन जो है वो 60,000 रुपए है, तो कुल मिला के कितना हुआ? 4,60,000। इज इट मोर देन 5 लाख रुपीज? नो, दिस अब बिलो 5 लाख रुपीज। तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? What will happen in this case? ROI need not be filed or filed? ROI need not be filed. And tax payable? No. 85 साल का बंदा है, जीटीआई 5 लाख रुपया है, चैप्टर 6A का डिडक्शन 1 लाख रुपया है,
और 60,000 रुपया 54 की एग्जामेशन है। तो अब देखिए जीटीआई प्लस 54 की एग्जामेशन मिला के 5,60,000 हो गया, 5 लाख से एक्सीड कर गया। आरओआई फाइल करनी होगी, हाँ करनी होगी। टैक्स पे करना होगा, 5 लाख रुपए से ऊपर इनकम है, टैक्स पे करना होगा नहीं। या देखिए कैसे नहीं करना होगा, 5 लाख की जीटीआई है, ठीक है, और चैप्टर 6 का डिडक्शन घटा दीजिए तो 4 लाख बचेगा ना। 64 का तो एग्जामेशन घटाने के बाद ही जीटीआई आया होगा ना बेटा। तो 5 लाख रुपया तो जीटीआई है, 1 लाख रुपए का डिडक्शन और घटा दीजिए, 4 लाख रुपए टीआई आएगा। 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता, सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स नील हो जाएगा। बताइए 85 साल का बंदा है, 8 लाख रुपए की इनकम में, 1 लाख रुपए का चैप्टर 6 का डिडक्शन है, 60,000 रुपए ये है। आरओआई फाइल करनी है, यस आरओआई तो करनी होगी। क्या टैक्स भी लगेगा? हाँ, 7 लाख रुपए इनकम आ रही है, टैक्स तो लगेगा ही। राइट, क्लियर है ना सबको? तो फिर से देख, एक बार के लिए सुन लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ा हमने। फर्म और कंपनी के लिए मैंडेटरी है, और बाकी लोगों के लिए अगर टैक्सेबल इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, टैक्सेबल इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, इतने को आप सर्कल करके इसके ऊपर जीटीआई भी लिख सकते हैं। एंड कैपिटल गेन एग्जाम्पशन 54, 54B, ईसी के बाद बेटा एक आता है डबल ईबी, 54 डबल ई, ये छूट रहा है। एफ जीए जीबी तो छूट गया, 54G जीए जीबी, मतलब 54 वाले जितने सेक्शन है, ठीक है, सबको ऐड बैक करना है। And if this amount is greater maximum or not chargeable to tax, then you'll have to file letter of income. ठीक है, यानी अगर 54 वाली एग्जामेशन नहीं होती ना तो हम लोग सीधे ऐसे बोलते हैं, मतलब अगर ग्रॉस टोटल इनकम ज्यादा है 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, और टीआई इससे ज्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जीटीआई इससे ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करनी है, टीआई इससे ज्यादा है तो टैक्स भी देना है साथ में, ठीक है। अब ये तो हो गया कि इनको रिटर्न फाइल करनी है। इसके अलावा कुछ लोगों को और रिटर्न फाइल करनी है। आपकी इनकम कितनी है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल हु डिपॉजिटेड 1 करोड़ और मोर इन करंट अकाउंट, जिसके करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा जमा हुआ है उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो एक्सीड नहीं करती है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से, जो ऊपर लिखा गया है ये कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं करते हो, लेकिन आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुआ है। कैसे जमा हुआ है? अरे किसी की पेमेंट आई थी, मतलब आपका बिजनेस है, ठीक है, तो किसी का चेक आया था वो डिपॉजिट हुआ है, किसी की ऑनलाइन पेमेंट आई थी, कुछ कैश आपने डिपॉजिट किया था, कुल मिला के अगर आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा साल भर में जमा हुआ है तो गवर्नमेंट कहती है आपको रिटर्न जमा करना पड़ेगा। आप कह रहे हो भाई साहब मैंने तो मात्र 10,000 कमाए साल भर में, सरकार कह रही है जमा तो करो रिटर्न, बताओ तो सही कि तुम 10,000 कमाए हो, हम देखे तो जरा कि जिसके खाते में 1 करोड़ रुपए जमा हो जाता है वो 2.5 लाख रुपए से भी कम कैसे कमाता है। सरकार के लिए हम जानना चाहती है। आप बात समझ रहे हो, जो लोग 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं उनको रिटर्न जमा करनी पड़ी है कि नहीं? उनको जमा करनी पड़ रही है। अब एक बंदा है जो 1 करोड़ रुपए उसके खाते में जमा हुआ है साल भर में, लेकिन वो कह रहा है कि मैं 2.5 लाख रुपए भी नहीं कमाता, इसलिए वो रिटर्न नहीं जमा कर रहा था, पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से, क्योंकि वो तो कहता है हम 2.5 लाख रुपया नहीं कमाते हैं। तो सरकार कह रही कोई बात नहीं, तुम कुछ नहीं कमाते हो तब भी चलेगा, तुमको रिटर्न जमा करना है, क्योंकि सरकार जानना चाहती है, देखना चाहती है कि जिसके खाते में साल भर में 1 करोड़ रुपए आ जाता है वो कैसे 2.5 लाख रुपए भी नहीं कमा पाता है। आप बात समझ गए? ट्रैप करना चाहती है, पकड़ना चाहती है आपको। नेक्स्ट देखिए, इंडिविजुअल हु इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 2.5 लाख और मोर ऑन फॉरेन ट्रेवल। अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विदेश यात्रा की है, आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर विदेश यात्रा की है और विदेश यात्रा के दौरान आपने 2 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा किया है, तो गवर्नमेंट हमारी क्या कह रही है? कह रही है कि ऐसे केस में आपको रिटर्न जमा करना ही पड़ेगा। और बात ठीक भी है, क्यों ना जमा करना पड़े। एक बात बताइए, अगर आप साल भर में 2 लाख रुपए से ज्यादा विदेश यात्रा में खर्चा करते हो और कहते हो हम 2.5 लाख रुपए भी साल का नहीं कमाते हैं, तो गवर्नमेंट को यह जानना होगा कि नहीं कि कैसे आप 2.5 लाख भी नहीं कमा पा रहे हो। क्या ये फिजिबल है, पॉसिबल है कि कोई बंदा 2-2 लाख रुपए से ऊपर का विदेश यात्रा में खर्चा करता है और बोलता है हम साल के 2.5 लाख रुपए भी नहीं कमाते हैं? पॉसिबल है? पॉसिबल है नहीं। तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है, एक काम करिए, आप 1,000 कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, 5,000 कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, घाटा होता है, आप रिटर्न जमा कीजिए।
राइट। तो इन लोगों को भी रिटर्न जमा करना पड़ेगा। 1 करोड़ से ज्यादा जिसके करंट अकाउंट में जमा हुआ है, दूसरा जो विदेश यात्रा में 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया है, तीसरा इंडिविजुअल हु इंकर्ड एक्सपेंडिचर 1 लाख और मोर ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, जिसकी साल भर की बिजली बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा आती है। गवर्नमेंट कह रही है तुमको तो रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। एक बात बताइए, 1 लाख से ज्यादा की बिजली बिल क्या किसी की भी ऐसे ही आ सकती है क्या? 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल क्या किसी का भी ऐसे ही आ सकता है क्या, जो 2.5 लाख रुपए भी नहीं कमाता है? अरे तुम्हारे 2.5 लाख रुपए तुम साल का कमाते नहीं हो, 1 लाख रुपए का बिजली बिल भर देते हो। गवर्नमेंट के लिए जाने तो जरा कैसे ऐसा हो रहा है। तो जिनका भी 1 लाख रुपए से ऊपर का बिजली बिल साल का आता है उनको रिटर्न जमा करनी पड़ेगी। फिर एनी रेजिडेंट हु इज अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, कोई भी और बंदा जिसको रिटर्न ऑफ इनकम नहीं जमा करनी विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न इफ ही हैज एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर अगर आपके पास कोई एसेट है तो गवर्नमेंट कह रही है आपको रिटर्न जमा करना पड़ेगा। एक बात बताइए, ये सब तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई ना। मेरे पास लंदन में एक फ्लैट है और हम सरकार को कह रहे हैं हम साल भर में 2.5 लाख रुपए भी नहीं कमाते हैं। बताइए मानने वाली बात है? लंदन में फ्लैट लेके बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट को समझा रहे हैं कि हम 2.5 लाख रुपए भी साल का नहीं कमाते हैं। गवर्नमेंट कह रही है अगर इंडिया के बाहर तुम्हारे पास एसेट है, प्रॉपर्टी है, तुमको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तुम जो कमाते हो, जो भी कमाते हो, 5,000 कमाते हो साल का, लिख के दो। अब आप कहेंगे सर गवर्नमेंट रिटर्न की इतना पीछे क्यों पड़ी है? मैं आपको बता दूं, हमारे देश की जनसंख्या आज की तारीख में लगभग 135 करोड़ है। हालांकि अभी मोदी जी के मुंह से हम लोग को हमेशा सुनने की आदत है 125 करोड़ देशवासियों, ठीक है, तो हमें लगता है 125 करोड़ ही है। 125 करोड़ तो वो 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब से गा रहे हैं, ठीक है, और आज कितने साल हो गए हैं, तो जनसंख्या बढ़ी है। आज की तारीख में हमारे देश की जो टोटल जनसंख्या है वो लगभग 135 करोड़ है और हमारे देश के 3 करोड़ लगभग एनआरआईज हैं। मतलब कुल मिला के 138 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश की, ठीक है, 135 करोड़ ही ले लेते हैं। तो 135 करोड़ देशवासियों को किसकी कितनी इनकम है क्या सरकार पता भी लगा सकती है? बस का नहीं है गवर्नमेंट के। अरे हमारे देश में लगभग 7.25 लाख लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनकी रिटर्न तो देखने की गवर्नमेंट के पास फुर्सत नहीं है, ठीक है। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 7.25, मैंने क्या कहा, 7.25 लाख नहीं, 7.25 करोड़ रिटर्न जमा होती है, ठीक है। मैंने जो भी बोला मैं रेक्टिफाई करता हूं, मुझे याद नहीं क्या बोला अभी मैंने। 7.25 करोड़, तो 7.75 करोड़ रिटर्न जमा होती है। गवर्नमेंट इसको भी प्रोसेस नहीं कर पा रही है, एक एक रिटर्न को देख नहीं पा रही है, ठीक है। तो जो लोग रिटर्न फाइल ही नहीं करेंगे उनकी इनकम क्या है, कितनी है, ये तो बहुत ही मुश्किल है पता लगा पाना, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि चीजें रिकॉर्ड पे आए। जब रिकॉर्ड पे आएंगी तब तो हम बताएंगे। और मैं आपको एक बहुत अंदर की बात बताता हूं। आज कोई 50 लाख रुपए कमाता हो और गवर्नमेंट को ना बताता हो, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती, कुछ पता ही नहीं चलता है उसको, ठीक है। लेकिन एक बंदा 10 लाख रुपए कमाता है, वो 4 लाख रुपए अपनी इनकम दिखाता है, पकड़ा जाता है, क्योंकि उसने खुद बता दिया ना हम 4 लाख कमाते हैं। तो अब गवर्नमेंट उस पर स्क्रूटनी करती है, कहती है नहीं तुम तो 10 लाख कमाते हो, तुम 20 लाख कमाते हो। हालांकि मैंने बहुत छोटी फिगर ले ली, 4 लाख 10 लाख कमाने वालों को गवर्नमेंट नहीं पकड़ती है, थोड़ी सी बड़ी फिगर करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं 50 लाख रुपए कमाता हूं और 20 लाख रुपए दिखाता हूं, तो गवर्नमेंट पकड़ लेगी, कहेगी भाई साहब आप 50 लाख रुपए कमाते हैं, टैक्स दीजिए अकॉर्डिंगली। लेकिन दूसरा बंदा 80 लाख रुपए कमाता है, वो रिटर्न नहीं जमा करता है, वो नहीं पकड़ा जाएगा, वो नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं सरकार को, वो सरकारी कागजों पे है ही नहीं कहीं, पकड़ने कौन आएगा उसको? आप कहोगे सर ऐसा सचमुच हो रहा है? हो रहा है। लेकिन क्या गवर्नमेंट उन 80 लाख रुपए कमाने वाले और रिटर्न न जमा करने वाले को पकड़ने के लिए कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है? मैं आपको सिखाऊंगा इसी चैप्टर में। एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न, आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं कि गवर्नमेंट बड़े सारे आपके ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर रही है और उन ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आइडिया लगा लेती है कि आपकी इनकम है कि नहीं है, कितनी है।
आज की तारीख में देखिए, अगर आप पैसे कमा रहे हैं और अगर गवर्नमेंट को नहीं बता रहे हैं तो आप पकड़े जाएंगे। न जाने कहां कहां ट्रेसिंग लगी हुई है। और ये सब आपको मैं सिखाऊंगा एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न में, AIR में। अगर आप 1 लाख रुपए से ऊपर का शेयर खरीद लेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच गई डिपार्टमेंट को। 30 लाख रुपए से ऊपर की जमीन की रजिस्ट्री करा लेंगे, इंफॉर्मेशन पहुंच गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन पहुंच गई। और मैं आपको बता दूं, ये बैंक का सॉफ्टवेयर ऑटो रिपोर्ट तैयार करता है। आप कहोगे सर मेरी बैंक मैनेजर के साथ सेटिंग है, मैं तो उसको बोल दूंगा कि मेरा रिपोर्ट में से नाम काट दो, मैंने 10 लाख से ज्यादा जमा किया है लेकिन काट दो। अरे वो रिपोर्ट वो बनाता ही नहीं है, कोई नहीं बनाता। बैंक का सॉफ्टवेयर अपने से रिपोर्ट बनाता है, अक्षर से मेल कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। कोई कुछ कर ही नहीं सकता, आदमी काम करता ही नहीं, यहां पे सिस्टम काम करता है। आपको बात समझ में आ रही है सारी? तो देखिए, आज बहुत सारी जगह पे होटल बिल्स आपने पे की, ये किया वो किया, ज्वेलरी ली, कार लिया आपने 10 लाख रुपए से ऊपर की, सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है। हर जगह आपका पैन जा रहा है। तो ये सब धीरे धीरे सीख जाएंगे अभी तो। लेकिन अगर आप कहीं पकड़े नहीं गए तो आप आराम से बचे हुए हैं। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता था। तो रिटर्न तो गवर्नमेंट जमा कराना चाहती है, लोगों को रिकॉर्ड पे लाना चाहती है। तो क्या कहा गवर्नमेंट ने कि अगर आपके पास इंडिया के बाहर एसेट है, प्रॉपर्टी है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी। फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी का मतलब होता है इंडिया के बाहर मेरा कुछ धंधा है, बिजनेस है। इंडिया के बाहर अगर आपका बिजनेस है तो आपकी इनकम से मतलब नहीं है, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और है साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर किसी खाते में आप साइनिंग अथॉरिटी हो। एक बात बताइए, हम स्विस बैंक में खाता खुलवा के बैठे हैं, ठीक है, और हम ये कहते हैं कि मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए भी नहीं है इसलिए हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। बताइए गवर्नमेंट मानेगी? कहेगी बेटा तुम 2.5 लाख रुपया भी नहीं कमाते हो, खाता खुलवाने स्विस बैंक तक पहुंच गए तुम। भाई साहब, इंडिया की बैंकें मर गई थी क्या? कमाते 2.5 लाख रुपया भी नहीं हो साल का और खाता खुलवाने स्विस बैंक तक पहुंच गए थे। पॉलिटिशियन कहेंगे तुम लोग हमको टक्कर दोगे क्या? I hope you are getting my point. तो अगर if you are a signing authority outside India, you will have to definitely file your return of income. तो who are the persons required to file return of income? फटाफट जल्दी से देखते हैं। फर्म और कंपनी के लिए जरूरी है फाइल करना, बाकी लोगों के लिए कब जरूरी है? If your income before chapter 6 से डिडक्शन एंड सेक्शन 54 के भाई बहन वाले एग्जेम्पशन इज ग्रेटर इज इक्वल टू 2.5 लाख, 3 लाख, पब्लिक 5 लाख, देन आपने 1 करोड़ से ज्यादा करंट अकाउंट में जमा हुआ है आपके, 2 लाख से ज्यादा आप विदेश यात्रा पे खर्चा किए हो, 1 लाख से ज्यादा आपका बिजली बिल आता है, इंडिया के बाहर आपके पास कोई एसेट या प्रॉपर्टी है, इंडिया के बाहर आपका कोई बिजनेस है, और या फिर इंडिया के बाहर आपका किसी अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है, मतलब स्विस बैंक वगैरह में आपके खाते हैं, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए, फर्म रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कि नहीं? बताएंगे आप? बताइए, एक इंडिविजुअल है, नहीं, एक फर्म है, उसका लॉस है 5 लाख रुपए का। Are they required to file return of income? Is it mandatory from them to file return of income? Yes, mandatory है, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बताइए, एक इंडिविजुअल है, उसका लॉस है 2 लाख रुपए का, क्या रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? Is it mandatory? नहीं, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कैपिटल गेन वाली एग्जाम्पशन वगैरह भी नहीं है, मान लेते 2 लाख रुपए का लॉस, यही जीटीआई है, ठीक है, 2 लाख रुपए का घाटा हो रहा है बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, यू हैव एन लॉस, डू यू नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम? इट्स नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी। लेकिन आपने पढ़ा है कि नहीं ये बात कि अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, आपने पढ़ रखा है ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में, कि अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न समय पे जमा करना पड़ेगा। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि लॉस मैंडेटरी तो नहीं है रिटर्न फाइल करना, आरओआई फाइलिंग मैंडेटरी तो नहीं है, बट need to file if loss is to be carry forward। अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तब तो रिटर्न समय पे जमा कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आनंद लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं है, जरूरी नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब अगला क्या है, व्हेन इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, कब तक जमा कर देना है?
तो पहले तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहूंगा कि अगर नो ऑडिट वाला केस है, नो ऑडिट वाला केस है तो आरओआई फाइल होगी 31 जुलाई तक। लेकिन अगर ऑडिट वाला केस है तो रिटर्न ऑफ इनकम जमा होगी 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर तक याद रहेगा सबको, ठीक है। 31 जुलाई या 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, ऑफ द असेसमेंट ईयर। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ प्रीवियस ईयर इज से 2021, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 2021 का डेट यहां पे क्या हो जाएगा, नॉन ऑडिट के केस में 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर होता है 21-22, ठीक है, तो 31 जुलाई 2021, मतलब प्रीवियस ईयर 20-21 खत्म कब होगा, 31 मार्च 2021 को। उसके बाद जो जुलाई आएगी 4 महीने बाद, ईयर एंड के 4 महीने बाद, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। और 31/10/21 हो जाएगा ऑडिट वाले केस में। आप भी जानते हैं कि ऑडिट में थोड़ा सा लफड़ा है भाई, ऑडिट वगैरह कंप्लीट होगी फिर इनकम टैक्स की रिटर्न जमा होगी, तो उसमें समय लगेगा, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय दे दिया गवर्नमेंट ने, 4 महीना दे रही है नॉन ऑडिट वाले केस में, 7 महीने का समय दे रही है ऑडिट वाले केस में, ठीक है। अब एक पर्सन ऐसा है जिसकी इनकम, वो इंडिविजुअल है, उसकी इंडिविजुअल की खुद की कोई ऑडिट नहीं होनी है, लेकिन उसकी इनकम डिपेंडेंट है एक ऑडिटेड फाइल पे। कैसे? एक पार्टनरशिप फर्म है, उसकी ऑडिट होनी है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसकी ऑडिट होनी है। तो जब ऑडिट हो जाएगी तभी तो पता चलेगा कि उसका प्रॉफिट कितना है, और उसी प्रॉफिट के बेसिस पे निकलेगा बुक प्रॉफिट, और उसी बुक प्रॉफिट के बेसिस पे निकलेगा रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। मालूम है कि नहीं आपको? रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म इज डिपेंडेंट अपॉन बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एंड बुक प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एंड दिस एक्चुअल प्रॉफिट इज डिपेंडेंट, या एक्चुअल प्रॉफिट कैन बी नोन ओनली इफ द ऑडिट इज डन। भाई ऑडिट हो गई है तभी तो पता चलेगा यही सही प्रॉफिट है। तो एक पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर होता है ना, एक पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर होता है वो अपनी इनकम तब तक नहीं बता पाएगा, टोटल इनकम, जब तक उसकी रेम्यूनरेशन फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म क्लियर ना हो जाए, और वो तभी क्लियर होगी जब फर्म की ऑडिट हो चुकी है। तो इसलिए अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर और आपको रेम्यूनरेशन मिलनी है तो आपकी डेट भी क्या हो जाएगी, 31 अक्टूबर। देखिए पार्टनरशिप फर्म की तो डेट है ही 31 अक्टूबर, क्योंकि उसकी ऑडिट होनी है। आप पार्टनर हो, आपकी ऑडिट थोड़ी ना होनी थी, आपकी ऑडिट नहीं होनी थी, लेकिन फिर भी आपकी डेट 31 अक्टूबर होगी, क्योंकि आपकी रिटर्न फाइनल हो ही नहीं सकती जब तक फर्म की रिटर्न फाइनल ना हो जाए, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे भी पार्टनर हैं जिनको रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, मान लीजिए नॉन वर्किंग पार्टनर, तो क्या उसको भी 31 अक्टूबर डेट देगी सरकार? नहीं देगी। कहेगी भाई साहब तुमको किस बात का इंतजार है, तुमको फर्म की प्रॉफिट का क्यों इंतजार है, फर्म को अपना करने दो। तुमको ब्याज मिलेगा वो 12% तक अलाउड है, 12% ज्यादा मिला है डिसअलाउ कर दो, 12% तक की इनकम मानी जाएगी। दूसरी बात रेम्यूनरेशन तुमको मिलनी नहीं है फर्म से, तो जरूरत क्या है तुमको फर्म का इंतजार करने की। तीसरा, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होता है, तो तुमको इंतजार करने की तो कोई आवश्यकता है नहीं फर्म के अकाउंट्स की, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होता है। और इंटरेस्ट 12% तक एग्जेम्प्ट है, तो 12% एग्जेम्प्ट करा लो तुम अपने हाथ में। अरे 12% एग्जेम्प्ट कह रहा हूं कि 12% तक ही अलाउड होता है, तो 12% की इनकम जनरेट कर लो अपने हाथ में। मैंने वर्ड एग्जेम्प्ट बोल दिया था, 12% तक अलाउड होता है फर्म को, वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वेदर एसेट इज अ कंपनी, वेदर एसएससी इज अ कंपनी। कंपनी के केस में मैंडेटरी ऑडिट होती है, मालूम है ना। इन द केस ऑफ कंपनी द ऑडिट इज मैंडेटरी, एसएस ऑडिट मैंडेटरी होती है, इसलिए 31 अक्टूबर बोल रहा है यहां पे, ठीक है। वेदर एसएससी इज अ पर्सन अदर देन कंपनी, अगर अदर देन कंपनी है तो इन केस वेदर अकाउंट्स ऑफ द एसएससी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। कंपनी के केस में ऑडिट मैंडेटरी, इसलिए सीधे लिख दिए, ये नहीं बोले कि कंपनी अगर ऑडिट करा रही है तो, अरे ऑडिट तो करा ही रही होगी, कंपनी के केस में ऑडिट मैंडेटरी होती है, तो इसलिए इनका डेट 31 अक्टूबर है, ठीक है। बाकी 2.1 में जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि अगर कोई और बंदा है और ऑडिट करानी है तो 31 अक्टूबर।
ठीक है, वेयर द एसएससी इज अ पार्टनर इन अ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी लॉ। आप पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो और उस पार्टनरशिप फर्म की अगर ऑडिट होनी है किसी भी कानून के तहत, तो आपका भी डेट क्या हो जाएगा, 31 अक्टूबर। ठीक है, वेयर द एसएससी इज अ कंपनी अगर हो तो ऑडिट मैंडेटरी होती है, वेयर अंडर कंपनीज एक्ट। एक्चुअली यहां जो ऑडिट मैंने आपको बताया ना, ऑडिट कहीं भी हो रही हो तो आपका डेट जो होता है वो 31 अक्टूबर है। ये मत सोचिएगा कि ऑडिट अगर इनकम टैक्स एक्ट में हो रही है तो 31 अक्टूबर डेट है। ऑडिट किसी भी लॉ में हो रही हो, यहां पे जो ऑडिट का मतलब है ना, ऑडिट अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ में अगर ऑडिट हो रही है तो 31 अक्टूबर डेट है। SSC is required to file transfer pricing report under section 92E pertaining to international transaction। देखिए, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट टीपीआर बोलते हैं शॉर्ट में, जिनको टीपीआर फाइल करना होता है ना, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट की डेट 30 नवंबर होती है। टीपीआर किसको फाइल करना होता है, वो कंपनियां जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करती हैं उनको टीपीआर फाइल करना होता है। जो भी कंपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करती हैं उनको टीपीआर भी फाइल करना होता है। टीपीआर भी एक रिपोर्ट है जो सीए बना के देता है, और वो सीए ये लिख के देता है कि इस कंपनी ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते समय कोई भी ऐसा गड़बड़ घोटाला नहीं किया जिससे इंडिया में टैक्स इसे कम देना पड़े, मतलब इंडिया का टैक्स बेस इसने इरोड करने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, इंडिया में जितना प्रॉफिट दिखना चाहिए उतना दिखाया गया है। ठीक है, इसने अपनी परचेज सेल को इस कदर मॉडिफाई नहीं किया कि इंडिया में टैक्स कम आए। राइट, ये दिया जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट में। ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट का मतलब है कि जो ट्रांसफर प्राइस है, ठीक है, वेदर परचेज सेल जो भी प्राइसिंग है, ये जेन्युइन प्राइसिंग है और इसकी वजह से इंडिया का टैक्स बेस इरोड नहीं हुआ है। ये किसको देना होता है, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कंपनियां होती हैं। राइट, तो जो लोग टीपीआर भी बनवाती हैं, जिन कंपनियों को टीपीआर भी देना है, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट का समय कितना है, 30 नवंबर। ये टीपीआर की डेट नहीं बोल रहे हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट की डेट बोल रहे हैं। आपको ऑडिट रिपोर्ट की डेट याद करनी है, 30 नवंबर ऑडिट रिपोर्ट की डेट है। तो ऑडिट सॉरी आई अगेन से दिस इज द डेट फॉर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, जिनको टीपीआर भी देना है उनके लिए रिटर्न जमा करने की डेट क्या है, 30 नवंबर। ठीक है, जिनको ऑडिट करानी है उनके लिए रिटर्न जमा करने की डेट क्या है, 31 अक्टूबर। जिनको ऑडिट नहीं करानी है उनके लिए रिटर्न की डेट क्या है, 31 जुलाई। तो ये सारी हम रिटर्न की डेट बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर द पर्सन हु हैज टू फाइल टीपीआर, तो आप बोलेंगे 30 नवंबर। इन एनी अदर केस, मतलब ना तो ऑडिट वाला केस है ना तो टीपीआर वाला केस है, तो डेट हो जाएगी 31 जुलाई। नोट क्या लिखा है, where the last date for filing return is a day on which office is closed। अगर जिस दिन आखिरी दिन रिटर्न फाइलिंग के अगर ऑफिस क्लोज होती है, ऑफिस का मतलब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपकी ऑफिस नहीं, जो आखिरी दिन है रिटर्न फाइल करने का, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, अगर उस दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लोज है, then the SSC can file return on the next day afterward on which the office is open। तो अगर आखिरी दिन ऑफिस बंद है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद है, तो अगले दिन जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुलेगा आप उस दिन फाइल कर सकते हैं। And in such cases the return will be considered to have been filed within the specified time limit। और इस केस में यही माना जाएगा कि रिटर्न समय पे जमा हुआ है। मान लीजिए 31 जुलाई को रिटर्न जमा करने की आखिरी डेट थी, 31 जुलाई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद था, इवन 1 अगस्त को भी बंद था, 2 अगस्त को जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुलता है और आप 2 अगस्त को जमा कर देते हैं, तो यही माना जाएगा आपने समय पे रिटर्न जमा किया है। और समय क्या था, 31 जुलाई, तो 2 अगस्त को भी जमा किए हो तो भी समय पे रिटर्न जमा हुआ है, यही माना जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट क्लोज था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब से मोदी जी आए हैं ना, तब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आखिरी दिन बंद हुआ ही नहीं है। कितना भी बड़ा त्यौहार हो जाए, संडे हो जाए, कुछ भी हो जाए, डिपार्टमेंट खुला रहता है। ठीक है, काम करने का कल्चर तो बदला है। देखिए, अगर सरकारी आदमी भी अब काम करने लग जाए तो सचमुच देश में कुछ तो हो रहा है। ठीक है, वहां तो बिना छुट्टी के छुट्टी हो जाती थी, छुट्टियों में भी ऑफिस खुली रहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुला हुआ है, जो भी आखिरी डेट होती है। तो अब तो ये वाली बात लागू ही नहीं होती। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 99% ऑफ द केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होनी है, तो डिपार्टमेंट के खुले रहने से कोई मतलब ही नहीं है वहां। तो मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस द रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब ऑनलाइन रिटर्न फाइल करनी है। जहां फिजिकल रिटर्न फाइल करनी है वहां ना डिपार्टमेंट से मतलब है, जहां ऑनलाइन फाइल करनी है वहां तो वैसे भी डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है, एंड यू विल हैव टू फाइल द रिटर्न एट एनी कॉस्ट ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, सिर्फ 2020 में ये जो कोविड वाला चक्कर हो गया था ना, ठीक है,
उस दौरान एक्सटेंशन वगैरह खूब लंबी चौड़ी चली। रीजन बीइंग कि भाई लोगों के हिसाब किताब कंप्लीट नहीं थे, ठीक है, भाई अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं है तो फिर कैसे रिटर्न जमा हो पाएगी, तो वहां पे बहुत सारे एक्सटेंशंस वगैरह चले। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग ने एक सेक्शन कंप्लीट किया, सेक्शन 139(1). आज की क्लास के लिए इतना ही है। अगली क्लास में आएंगे तो आप बाकी के सेक्शंस देखेंगे। विल स्टॉप।